महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनके पिता दीवान थे यानी कि मिनिस्टर थे, और जो नियर बाई गुजरात की काउंसिल थी वहां पर, और इंग्लैंड से इन्होंने लॉ किया था, और वहां से लॉ पढ़ने के बाद ये 1898 में साउथ अफ्रीका चले गए थे केस के सिलसिले में। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है कि कोई इंग्लैंड से अगर लॉ करता है तो उसे बैरिस्टर की उपाधि मिलती है, तो वहां से वो बैरिस्टर बनकर साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो किया, वहां पर जाकर जो है उनका पहला जो सत्याग्रह था वो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी महात्मा गांधी भारत में हीरो थे, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका में जो किया ना उसके लिए इंडियंस भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने किया वो इंडियंस के लिए ही किया था। वहां पर वो साउथ अफ्रीकन पब्लिक के लिए नहीं किया, वहां पर जो हमारे इंडियंस के साथ हो रहा था उन्हीं के लिए वो वहां पर गए थे। तो साउथ अफ्रीका में 3 इशू थे जो उन्होंने हैंडल किए थे मेनली। पहला था रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, ये 1906 में। तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्या है? जैसे आप बाहर कंट्री में किसी और कंट्री में काम के लिए जा रहे हैं, तो एक सर्टिफिकेट होता है कि आप वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर रजिस्टर्ड है, वीजा होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का सर्टिफिकेट होता है। तो उस समय क्या था, जो वर्कर्स वहां पर थे उन वर्कर्स को ये कहा जाता था कि आपको ऑल द टाइम ये जो सर्टिफिकेट है ये अपने साथ रखना है। अब सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र अपने साथ 24 घंटे आप काम पे जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, कहीं पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे सड़क पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रमाण पत्र को 24 घंटे आपको अपने पास रखना है। तो ऐसे जो लॉ थे ये सिर्फ इंडियंस के लिए थे। उन्होंने कहा था कि जो इमिग्रेंट्स भारत से आए हैं इनको 24 घंटे प्रमाण पत्र जो है उनके रजिस्ट्रेशन का वो अपने पास रखना है। अब ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ बिल्कुल जेब में कैरी नहीं कर पाते हैं। तो उस समय ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगा, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ इंडियंस के लिए था। तो पहला तो ये। फिर पोल टैक्स और भारतीय विवाह अमान्य कानून के विरुद्ध अभियान। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो है, फिर गांधी जी के जब संज्ञान में ये बात आई तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और जो ये कानून था, जो उन्होंने ये लॉ पास करवाया था, ये उन्हें वापस करना पड़ा कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो 24 घंटे अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर आया है पोल टैक्स और भारतीय विवाह अमान्य कानून विरुद्ध अभियान। तो वहां पे एक कानून पास हुआ साउथ अफ्रीका में ही कि जो शादियां भारतीय राइट से हुई हैं, भारतीय रिचुअल से, यानी भारत के रीति रिवाज से हुई है, वे सब इलीगल है। जो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग हुई है, क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुई है शादियां, वे लीगल है। अब जब क्योंकि वे शादियां इलीगल हैं तो उनके बच्चे भी लीगल हैं, और उनको कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट वहां पर नहीं दिया जाएगा अगर वो जो शादियां हैं वो भारतीय रीति रिवाजों के तहत हुई हैं। तो गांधी जी ने इसको भी कंसर्न में लिया, और इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने वहां पर अभियान किया, अभियान चलाया, कैंपेन चलाई कि भारतीय रीति रिवाजों के तहत कैसे इलीगल हो सकती है कोई भी शादी। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने इन सभी केसेस को जो है उनके साथ नेगोशिएट किया, और नेगोशिएट करने के बाद गांधी जी की जो भी डिमांड थी उन लोगों ने मानी, और मानने के बाद ये कानून जो है वापस ले लिए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वाला खत्म कर दिया कि जरूरत नहीं है इसे कैरी करने की, और भारत के भारत के रीति रिवाज के हिसाब से भी जो शादियां हुई है वो भी मान्य है। तो इस तरह के वहाँ पे वो चल रहे थे भेदभाव। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो भेदभाव है जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है, वो था कलर को लेकर। ब्लैक कलर के हैं तो आपके लिए ट्रेन में जो सबसे खराब डिब्बा होगा वो आपके लिए होगा। अगर आप ब्लैक कलर के हैं, काले रंग के हैं, सबसे खराब डिब्बा आपके लिए होगा। आपको वहाँ के रेस्टोरेंट में या आपको वहाँ के किसी भी बहुत अच्छी जगह पर कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। और एक टाइम फिक्स था कि इतने टाइम के बाद ये लोग सड़कों पे ना दिखाई दें। तो इस तरह की चीजें वहां पर होती थी कि काले रंग के लोग ना दिखाई दें। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों जो ये कैंपेन की थी साउथ अफ्रीका में, पोल टैक्स की, करामनसाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध, ये तीनों कैंपेन वहां पर जीतकर जब 1915 में भारत आए थे तो ऑलरेडी इनके नाम का ओरा था पूरी कंट्री में कि महात्मा गांधी ने वहां, मतलब गांधी जी ने वहां पे कुछ काम किया है। उसके बाद एक होता है ना कि अब तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि हमारे यहाँ से कोई
ही सुना कि इंडियन तो है, लेकिन वो तो ब्रिटिश रेजिडेंट है, लेकिन फिर भी रहने वाले जो मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए उनका नाम है कि इंडियन हमारे वहाँ के पीएम बने हैं यूके के। तो सेम ऐसे ही जब वो भारत आए 1915 में, और चंपारण में एक केस चल रहा था। अब ये केस कैसा था चंपारण में? चंपारण में 1917 में एक एक्टिविस्ट थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जो है, इन्होंने जब गांधी जी वापस आ गए तो पता तो चल ही जाता है, आपस में जो एक्टिविस्ट थे ये सब जुड़े हुए थे सभी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, ये सब तो बिहार से थे। तो इन्होंने जो है गांधी जी को इनवाइट किया चंपारण में जो प्रॉब्लम चल रही थी। अब चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बताया था कारण कि उन्हें कहा जा रहा था कि आपको नील की खेती करनी है और आपको अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। मतलब ये मैंडेटरी है कि इतने पार्ट पर आपको नील की खेती जो है करनी ही है। अब नील की खेती कर भी ली, इसे कहते थे 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। तो इस सिस्टम को कहते थे, जो 3/20 भाग पर जो उगाते हैं उसको, फसल को, तो उसे 3 कठिया सिस्टम कहते हैं बिहार में। तो बिहार में जब ये कर रहे थे इस तरह का, तो वहां के जो प्लांटर्स है वो ये कह रहे थे सिंथेटिक नील आ गया जर्मनी में, जो है सिंथेटिक नील बनने लगा। सिंथेटिक मतलब कि प्लांट से जो बनता है वो ना बन करके जो सिंथेटिक बनने लगा, आर्टिफिशियल जो बनता है, केमिकल को मिक्स करके जो नील बनता है वो बनने लगा, डाई वगैरह जिसको जिसका नाम आया डाई। तो ये डाई वर्ड जो है केमिकल रिएक्शन होती है एजोडाई, और एजोडाई के हिसाब से कलर बनते हैं, सिंथेटिक कलर बन जाते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो अब वो नील आ गया, तो जब कोई चीज अल्टरनेटिव आ जाती है तो कोई ये वाली चीज क्यों लेगा, तो वहां पर डिमांड बंद हो गई। अब जब डिमांड बंद हो गई तो इन्होंने तो उगाया हुआ था, इनको नुकसान हो गया। और ये जो प्लांटर्स थे, जो मालिक थे, जिन्होंने खेत रेंट पे दे रखे थे किसानों को और उगाने के लिए दे रखा था रेंट पे, उन लोगों ने कहा कि आपको, हमें ये जो रेंट है उसका डबल देना पड़ेगा, जो किराया था उसका भी डबल देना पड़ेगा। अब पहले से ही बेचारे नुकसान में है, क्योंकि सिंथेटिक नील के आने की वजह से इनका नील तो किसी ने खरीदा नहीं। दूसरा, जो फिक्स प्राइस है उन्हीं पे खरीदना है, यानी कि अगर 20 रुपए में है तो 20 रुपए में ही बेचेंगे, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और चीज करती थी, जैसे इन्होंने ये नील उगाया, नील का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसका प्राइस जो है ये लोग फिक्स रखते थे। फिक्स मतलब कि अगर 20 है तो चाहे नुकसान हो मार्केट में, चाहे महंगाई चल रही हो या मंदी चल रही हो, वो 20 पे ही बेचेंगे। तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, जो प्रॉफिट होगा वो ब्रिटिश को होगा। तो ये कुछ इस तरह की बातें थी, और इसकी वजह से जो नील की खेती करने वाले बड़े परेशान थे किसान। अब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे इस मामले को थोड़ा देख लीजिए। तो आए गांधी जी, और गांधी जी ने कहा कि देखो ऐसा है, देने से मना कर दो, जो तुमसे हाई रेंट मांग रहे हैं ना, देने से मना कर दो और देखते हैं क्या होता है। तो गांधी जी किसानों को खुद भी लेकर बैठ गए और दिया ही नहीं। जो पैसे मांग रहे थे, हाई रेंट जो मांग रहे थे, सिंथेटिक डाई आ गई, इनको पैसे चाहिए थे, जो किराया जमीन का ज्यादा चाहिए था तो वो मांग रहे थे। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे, और वसूल भी लिया था किसानों से। तो गांधी जी ने कहा कि जो वसूला है वो भी वापस दो, जो पहले से ही किसानों से ले चुके हैं वो भी वापस दो। तो वो बैठ गए, और उसके बाद जो है जब गांधी जी ने अथॉरिटीज से बात की, नेगोशिएट किया, तो यहाँ पर मतलब एक कंक्लूजन निकल के सामने आया कि 25% जो भी अवैध वसूली की है उन लोगों ने, प्लांटर्स ने, फार्मर से, किसानों से, वो उनको वापस दिया जाएगा। तो 25% जो उनसे ड्यू लिए गए थे वो वापस दिए गए, और बाकी का सब जो था वो माफ कर दिया गया था उनका, किसानों का। और फिर नील की खेती जो है धीरे धीरे ये बंद हो गई, बंद ही कर दी। अब कोई नहीं उगाता नील, क्योंकि अब सिंथेटिक डाई आ रही है, कोई यूज नहीं करता वो दूसरे वाला नील। नील इन्हें क्यों चाहिए था पता है आपको? इनका सबसे बड़ा बिजनेस था मैनचेस्टर के कपड़े। मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? क्योंकि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा जो कपड़ा मिल है, कपड़ा बनता है अहमदाबाद में बनता है। तो सेम ऐसे ही जो मैनचेस्टर है, यहाँ पर कपड़ा बनता था, और कपड़े में रंगाई के लिए नील चाहिए था। बेसिकली जो जीन्स है उनके लिए नील ही चाहिए होता था। अब तो सिंथेटिक आ गया, अब तो किसी चीज से भी बन सकता है नील। तो ये था बेसिकली, इनको नील इसलिए चाहिए था कपड़े के लिए। टेक्सटाइल जो फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल जो बड़ी बड़ी कंपनी है,
वहां पे नील पर्टिकुलरली कलर एंड के लिए नील होता है, तो ये था उस समय। तो गांधी जी ने 25% उनको वापस करवा दिया उनके ड्यूज, और बाकी भी माफ करवा दिया। नेक्स्ट इनका था अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी, ये मार्च 1918 में हुई। तो हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब जब विश्व युद्ध चल रहा था, जैसे कि अभी जैसे गाजा में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से हमारे यहाँ भी तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेड सी वाला रास्ता बंद कर दिया, अब वहां से जो ऑयल आ रहा था वो नहीं आ रहा है, वो घूम के आ रहा है। अब जब क्योंकि घूम के आ रहा है, तो किराया जो उनका लगता है जहाज वालों का, जो फ्यूल लगेगा, वो भी तो यहाँ के महंगा देंगे। गवर्नमेंट भी प्रेशर में आएगी, महंगा देगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से महंगाई नहीं करती, गवर्नमेंट के ऊपर है कारण उसके, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें ऑयल मिलेगा उस हिसाब से देंगे वो। तो इसकी वजह से प्राइस राइज हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा थोड़े बहुत प्राइस राइज हो गए हैं, पहले तो हो ही रहे थे, अब और हो जाएंगे। तो इस तरह से प्राइस राइज हो रहे थे। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन था, जैसे ही 1918 में खत्म हुआ, तो उस समय जो है प्राइस राइज हो रहे थे, मतलब चीजों के दाम बढ़ रहे थे। उसकी वजह से ये जो यहाँ पे मिल स्ट्राइक में जो मिल के वर्कर थे, ये नुकसान में थे, क्योंकि इनकी सैलरी कट कर दी थी इन लोगों ने। सैलरी कट करने के साथ साथ बढ़ाई भी नहीं, और बोनस भी खत्म कर दिया। सैलरी तो कम की ही, बोनस भी कम कर दिया। इसकी वजह से वर्कर्स जो हैं, इनको प्रॉब्लम होने लगी कि जो वॉर के टाइम पे जो हमारी महंगाई हुई है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होने वाली थी बोनस के थ्रू। बोनस भी नहीं दे रहे ये लोग, तो अब बोनस भी बंद कर दिया। अब उसके बाद जो है इन्होंने गांधी जी को बुला लिया कि इस मामले में भी देखो, क्योंकि चंपारण में वो हीरो बन गए, उसके बाद इन्होंने यहाँ भी बुला लिया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। तो गांधी जी ने कहा कि दो मत, एक भी मतलब जो भी कर रहे हैं बैठ जाओ तुम लोग, तो उन्होंने बिठा दिया, हाँ, हड़ताल पे, और खुद भी बैठ गए कि जब तक वो कहते हैं ना उसे, तो वो कौन सा वाला व्रत होता है, भूख हड़ताल, कि जब तक फास्ट एंड टू डेथ, कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक, हाँ, भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो गांधी जी भी बैठ गए कि देखते हैं, अब इतना बड़ा पर्सन है, बैरिस्टर है, वो मर जाएगा तो इनको पाप थोड़ी लेना है। ये गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना पॉपुलर लीडर थोड़ी ना वो कर पाएंगे ये लोग। तो इन्होंने अंत में क्या किया, 35% जो पगार है उसमें वृद्धि कर दी। वर्कर्स डिमांड कर रहे थे 50% की, लेकिन गांधी जी ने नेगोशिएट करवा के 35% जो है इनकी सैलरी में इंक्रीज करवा दिया, और बोनस भी इनका रुक गया। तो ये यहाँ पर भी इनकी जीत हो गई। नेक्स्ट था खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा में क्या हुआ था, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी सूखे की वजह से। और आपने लगान मूवी देखी हो कि चाहे कोई मर जाए तो लगान दो, है ना। तो इनका तो ब्रिटिशर्स का क्या था कि चाहे कुछ भी हो, तुम बर्बाद भी हो गए, अपने आप को बेच के दो पर लगान दो। तो फसल खराब होने के बाद किसानों से लगान माफ नहीं किया गया, माफ नहीं किया। और उसके बाद प्रशासन ने क्या किया कि हम और बढ़ा रहे हैं, जो रेट होता है ना, 2% 3% और बढ़ा रहे हैं। तो लगान का जो रेट था वो और बढ़ा दिया गया था। अब फिर गांधी जी वहां पर गए, सरदार पटेल भी उनके साथ थे। तो गांधी जी का तो सिर्फ नाम था, सरदार पटेल ने सारा काम किया था। तो सरदार पटेल वहां पे गए और उन्होंने 2 वर्ष के लिए जो है लगान माफ करवा दिया ब्रिटिशर्स, वही नेगोशिएट करके, शांतिपूर्वक बात करके कि मत दो, डिफाई करो उसको, ऑर्डर को, देखते हैं पनिशमेंट क्या मिलती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, लगान माफ हो गया। और लगान माफ करने के बाद सरदार पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे, और तीन तीन जो जीत है वो गांधी जी के नाम हो गई। अब गांधी जी यहाँ पर पूरी तरह से पॉपुलर हो चुके हैं चारों तरफ। जैसे अन्ना हजारे है ना, कि जब चलते हैं तो क्राउड चलता था उनके साथ, मतलब अन्ना हजारे तो बहुत 1% भी नहीं है जो गांधी जी का जब वो था हो रहा, कि जब पता चल जाता था ना कि इधर से गुजर रहे हैं, तो लोग जाते थे उन्हें देखने के लिए कि हाँ कोई आया, तो वो था। और वो नहीं कि कोई बहुत हैंडसम गाय, बहुत डैशिंग सा नहीं, जो काम किया था वो था, है ना। तो अब रोलेट एक्ट पास हुआ, इसके बारे में हम कल थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये आया था, एक ब्रिटिशर्स थे, उसका नाम था सिडनी रोलेट, सिडनी लॉरेट। अब इसने अपना नाम कैसे ही रखा होगा, सिडनी रोलेट। अब ये इसके नाम पर ही है, सिडनी रोलेट, इसके नाम पर इसे रोलेट एक्ट कहते हैं, क्योंकि यही लेकर आया था इसे, ठीक है, सिडनी रोलेट। अब सिडनी रोलेट जो ये एक्ट लेकर आया था, ये क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर कंट्री में होती है, तो
उस पर्सन का बिना ट्रायल के ही उसे जेल भेज दिया जाएगा, मतलब उसकी कार्रवाई नहीं होगी, उसका दोष सिद्ध भी नहीं होगा। ट्रायल एक प्रोसीजर होता है बेसिकली लॉ में, कि जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है किसी पर्टिकुलर क्राइम में, तो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है 24/7 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने। अगर आप दोषी हैं तो वो सिद्ध होगा, ट्रायल आगे चलेगा। अगर आप दोषी नहीं और पहली इंस्टेंस में मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि नहीं छोड़ दो, इसका तो कुछ है ही नहीं दोष, तो वो छोड़ दिया जाता है। तो वो जो ट्रायल का सीन था वो इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि बिना ट्रायल के ही जेल भेजा जाएगा, इस एक्ट के थ्रू, रोलेट एक्ट जो आया था 1919 में। दूसरी चीज इन्होंने कही कि नागरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हैबियस कॉर्पस जो है, उस पर प्रतिबंध लग गया। हैबियस कॉर्पस में बताती हूँ, हमने फंडामेंटल राइट में एक रिट पढ़ी थी, उस रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स। अब रिट क्या है? बेसिकली अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं उसके लिए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होता था, इनका इंपीरियल कोर्ट होता था। इंपीरियल कोर्ट में या जो नॉर्मल कोर्ट है वहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। तो अब हैबियस कॉर्पस भी बंद कर दी, मतलब आप अगर आपके फंडामेंटल राइट या किसी भी राइट का वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो ये तो क्या है, एक तरह से आपकी फ्रीडम बिल्कुल खत्म कर दी ना। तो ये हो गया। अब ये भी चलो ठीक है, यहाँ तक सही था। फिर जलियांवाला बाग में केस हुआ इसी टाइम पे, 13 अप्रैल 1919 में। अब आज के समय में क्या है, अगर धारा 144 लगती है सबको फोन पे पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है, सब। उस समय कुछ नहीं था। इमेजिन करो कि जिस समय फोन भी नहीं थे, फोन किसी किसी के ऑफिस में होते थे जो बहुत अमीर होते थे, उनके पास होते थे फोन, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास फोन होते थे, और वो भी फोन दूसरे वाले थे वायरलेस, और उस समय चिट्ठियां और टेलीग्राम ये सब चलता था, जो होता था, है ना, चिट्ठियां वगैरह। अब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल और बैसाखी का दिन था। तो अमृतसर में एक बाग है जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, वो बना दिया है म्यूजियम टाइप का। तो वहां पर जाकर आप आज भी, वहां पे गोलियों के निशान है, आज भी प्रिजर्व है वो जगह, वहां पर जाकर देख सकते हो। तो वो बाग ऐसा था, उसकी मतलब इस तरह की संरचना है, मतलब इमेजिन कर सकते हो तुम कि कैसा रहा होगा उस समय। वो ऐसा था। वहां पे सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है, एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है, ठीक है। तो वहां पे जो है दो लीडर थे, सत्यपाल मलिक और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो उनको अरेस्ट कर लिया था। जब उनको अरेस्ट कर लिया था तो कुछ पब्लिक जो है उनके प्रोटेस्ट में बाहर आई थी, ठीक है। लेकिन जो वहां पे बच्चे थे, जो वहां पे महिलाएं थी, उनको पता तक नहीं था कि मार्शल लॉ लग रहा है। मार्शल लॉ बेसिकली क्या होता है, मिलिट्री रूल। जो मिलिट्री रूल JNK या मणिपुर वगैरह में यहाँ पे रहता है ज्यादातर मिलिट्री रूल, कुछ पार्ट JNK के मणिपुर के। मिलिट्री मिलिट्री रूल में क्या था कि चार लोग साथ में खड़े भी नहीं हो सकते, धारा 144 लगी रहती है, और आसपास सड़कों पे भी कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ। अब तुम ये बताओ, उस अनपढ़ जो पब्लिक है, वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मार्शल लॉ क्या है ना। तो वो तो वैसाखी मनाने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर जो है, ये जो आरोपी है इसमें, जलियांवाला बाग में ये आया और इसने यहाँ से ये एग्जिट बंद कर दी। अब जब एंट्री और एग्जिट ही बंद है, और जो पॉपुलेशन थी यहाँ पर, जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन पे ओपन फायर कर दी। ओपन फायर मतलब भाग भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक आध जो कुआं है, कुछ कुएं में कूद गए। तो तकरीबन जो कांग्रेस ने एस्टिमेट लगाया था, कांग्रेस का ही सही मानो क्योंकि ब्रिटिशर्स का एस्टिमेट गलत था, 1000 के करीब लोगों की जान गई और 1500 के करीब के लोग घायल हो गए थे इस मैसाक्रे में, जलियांवाला बाग मैसाक्रे के नाम से। जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से ये जाना जाता है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, और कांग्रेस के एस्टिमेट के हिसाब से 1000 के करीब इसमें मृत पाए गए। तो ये इसका। अब इसके बाद जब आरोपी बना ये रेजिनाल्ड डायर, तो 14 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी, जलियांवाला बाग की जांच के लिए। तो हंटर कमेटी पे वैसे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आ जाता है तो पूछ ले, बता देना कि यही है। तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए अब उसे दोषी तो ठहराया गया, लेकिन उसको सजा नहीं दी गई, उसे इंग्लैंड वापस भेज दिया। और इंग्लैंड में उसकी मालाओं से स्वागत हुआ था।
और क्योंकि उसे यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, तो जस्ट के नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके लिए चंदा इकट्ठा किया था ताकि वो लाइफ अपनी निकाल सके। और बाद में वो किसी बीमारी से मर गया था बाद में। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। और ब्रिटिशर्स, नहीं, किसी ने नहीं मारा था उसको, वो तो बीमारी से मरा था, गोली दूसरे को मारी थी। हाँ जी, हाँ, वो तो ऐसे ही मरा था, उसे किसी ने मारा नहीं था उधम सिंह। उन्होंने एक उसका नाम मैं बताऊंगी, दूसरा था वो सैंडर्स था या कुछ और था, उसका नाम ऐसे ही था, उसका मैं बताऊंगी। ये दूसरा है। वो पुलिस ऑफिसर था कोई, जिसने ऑर्डर दिया था। हाँ, इस टाइम पे जो था, एक पुलिस ऑफिसर भी था पंजाब में, ठीक है, उसको मारे। हाँ, इन दोनों का नाम सेम है। हाँ, एक वो उसका उसका भी मैं नाम बताऊंगी, जिसने उधम सिंह ने उनको गोली मारी, उधम सिंह, ठीक है। तो ये तो अपने वहां चला गया था, इसे तो इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसे नहीं मारा किसी ने भी। तो ये सब हुआ था। हंटर कमेटी तक हमारा हो गया। अब इसमें एक और चीज नहीं बताने वाली थी, तो मेरे दिमाग से निकल गई, बता रही थी। कोई नहीं। तो अब गांधी जी जो है, इस घटना के बाद से गांधी जी को पता चल गया कि ये लोग ऐसे नहीं है कि इनके सामने पिटीशन की जाए या प्रोटेस्ट किया जाए, ये ऐसे नहीं है, इनके इनके साथ और सख्ती से पेश आना चाहिए। तो फिर असहयोग आंदोलन जो है 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। असहयोग आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन है। कि असहयोग मतलब नॉन कॉपरेशन, कि अगर आप कॉलेज में हैं और ब्रिटिश कॉलेज में ऑब्वियसली, तो स्टूडेंट से बोला पढ़ाई छोड़ दो। और अगर कोर्ट में है तो सारे वकीलों से बोला कि कोर्ट छोड़ दो, हाँ, लो छोड़ दो, मतलब वहां से निकल जाओ, वहां काम ही मत करो, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठप करो, बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। और जो भी इसमें थे इंडस्ट्रीज में, वर्कर्स को बाहर निकलवा दिया, बच्चों से प्रोटेस्ट करवाया, महिलाओं से, मतलब जिस भी काम पर आप हैं सब काम छुड़वा दिए थे। अब अब जैसे कि मान लो रातों रात कोई ऑर्डर आता है कि सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं इंडियन से कहा जाए कि सब तुम छोड़ दो, गवर्नमेंट का काम रुक जाएगा। अभी ट्रक वाला इंसिडेंट देखा तुमने? स्ट्राइक स्ट्राइक वाला इंसिडेंट देखा? अच्छा, मैं बताती हूँ, देखो, अभी अभी आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए एक लॉ आया है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता याद रखो, ऐसी न्याय संहिता, ये अधिनियम आया है। इसमें 106 है, सेक्शन 106। सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर कोई भी किसी को, कोई भी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर किसी को भी मार के हिट करके भाग जाता है बिना इन्फॉर्म किए, तो उसकी जो सजा है वो पहले से बढ़ा करके 7 साल कर दी है। फाइन है, ज्यादा है, हाँ, है तो ज्यादा, लेकिन 7 साल, 7 साल ज्यादा है फिर भी, है ना, क्योंकि हिट एंड रन केस है, हो सकता है सामने वाले की भी गलती हो। कई केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाला ही आगे टकराया हो, ना उस पर्सन की गलती हो। तो ये था। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होती है जी? ट्रक वालों की, क्योंकि भारी वाहन है। तो ट्रक वालों ने क्या किया कि अब हम हड़ताल कर रहे हैं, नहीं तो इसे वापस लो। अब वापस तो लेंगे नहीं, बस इम्प्लीमेंट जब कराएंगे तो पूछ कर कराएंगे। जो भी ऑल इंडिया यूनियन है, ट्रक और बस वालों को प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम थी। अब ट्रक वालों का कहना क्या है? ट्रक वालों का कहना है कि अगर हम वहां इन्फॉर्म करने के लिए रुकेंगे तब तक पब्लिक जो है हमें मार देगी, ये है। तो और ये बात सच है, क्योंकि पहला जो लॉ था आईपीसी में, उस लॉ में ये था कि अगर वो सिर्फ पब्लिक के भाग उसके डर से, मारने के डर से चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें इन्होंने चेंज किया और उसमें ये वाला क्लॉज भी हटा दिया गया है। तो प्रॉब्लम ये है। तो ट्रक वालों की भी बात देखो सही है, वो कह रहे हैं कि फिर मोम मार देंगे अगर हम, कोई भी पर्सन आप बताओ, गाड़ी वाला टक्कर मार के रुक गया, गाड़ी वाले को मार देंगे पब्लिक वाले। तो ये चीज हो जाती है कभी कभी। तो ट्रक वाले क्या करे, स्ट्राइक पे चले गए, कितना नुकसान हुआ है पता है तुम्हें? प्राइस बढ़ गए। जो हमारे यहाँ लोग सब्जी भी बेचने के लिए आ रहे थे या कपड़ा बेचने के लिए आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आ नहीं पाए क्योंकि ट्रक की स्ट्राइक चल गई। और इस डर से नहीं आ पाए ताकि वो ट्रक वाले हमारे वाहन ना तोड़ दें, है ना। तो ये था। तो मान लो जब एक सिर्फ ट्रक के स्ट्राइक पे जाने से पूरा हमारी कंट्री का ट्रेड रुक गया, है ना, तो उस समय
में सोचो कॉलेज में से स्टूडेंट नहीं है, कोर्ट में कोई नहीं, इंडस्ट्रीज में कोई नहीं है, तो कितना इफेक्ट पड़ा होगा तुम इमेजिन कर सकते हो असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट किया और इसमें मुस्लिम्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था खिलाफत आंदोलन में। मुस्लिम किस बात से गुस्सा थे, क्योंकि तुर्की में मैंने बताया था खलीफा होता है, तुर्की में खलीफा होता था, खलीफा को हटा दिया गया था ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, खलीफा को हटा दिया और वहां पे जो है मुस्तफा कमाल पाशा के नाम से वहां पे सेक्युलर गवर्नमेंट बन गई। तो जो ये थे ये भी खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया मुस्लिम ने कि खलीफा का जो पद है वो उनको वापस दो। तो यहाँ पर ये गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने इस आंदोलन को किया 1920 में। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था गवर्नमेंट पे कि सब अपना काम छोड़ छोड़ के वापस आ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक तरह से काम ठप हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई कि चोरी चोरा कांड हो गया 1922 में। चोरी चोरा गोरखपुर की जगह है और नाम सुना हो तुमने, अभी योगी जी ने उसको कुछ नाम भी रखा था चोरी चोरा जगह का, अभी मैं देख के बताऊंगी आप लोगों को। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा एक जगह है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, चोरी चोरा जो है यहाँ पर पुलिस के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो लिकर की सेल है, शराब वगैरह की सेल है, इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। और उसकी वजह से पुलिस ने जो है वहां पर ओपन फायर कर दी थी लोगों पर। 22 लोग जो है 22 लोग के करीब मर गए थे उसमें। और फिर उसी वजह से पब्लिक जो है गुस्से में आ गई, उन्होंने पुलिस स्टेशन ही जला दिया। ठीक है, तो ये हुआ और इसकी वजह से गांधी जी को परेशानी हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि आप वायलेंस को जल्द ही दबा सकते हैं। जैसे आप मान लें आप किसी के दरवाजे के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, भगा देंगे। लेकिन अगर आपने उसका घर का शीशा तोड़ दिया है तो आपने क्या किया, कुछ लोग वो किया है, तो आप पे सेक्शन लगा के वो आपको जेल में डलवा सकते हैं। तो ये चेंज होता है सत्याग्रह में और नॉन कोऑपरेशन में, तो उसमें वायलेंस में। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन ने वायलेंस टर्न कर लिया है, यानी कि अहिंसा इसमें स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं इसे कैरी नहीं कर सकता। गांधी जी ने वापस ले लिया चोरी चोरा कांड। तो कोई क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, डेट, और इसमें असहयोग आंदोलन कब हुआ, डेट, और इसमें खिलाफत आंदोलन भी मिक्स में आ सकता है, तो डेट भी याद रखनी है 1920, इसमें 1922, और पूरी डेट याद रखनी है 5 फरवरी 1922। अगर पूरी याद रहे तो बहुत अच्छा है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय ने 1920 में इसकी स्थापना की और यही ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो अब तक काम कर रही है, जो ऑल इंडिया लेवल की है। फिर इसके बारे में हम आगे कल बात करेंगे। 1924 में अब एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का की स्थापना हुई है। ये वही एसोसिएशन है जिसमें जो हमारे भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह, वो इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो इसमें एक केस हुआ था, आपने सुना हो काकोरी चोरी केस, सुना है कभी काकोरी, काकोरी रॉबरी? तो ट्रेन रॉबरी थी वो, और जो वो ट्रेन रॉबरी थी इसमें 17 अक्यूज थे और इसमें से 4 को फांसी की सजा हुई थी। जिनको फांसी की सजा सुनाई थी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। तो इन चारों को फांसी हुई थी और 17 में से सिर्फ इन 4 को फांसी हुई थी और बाकी सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। तो इसमें इसके बारे में बात करेंगे हम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं HR। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। किसने की थी? बिस्मिल, योगेंद्र, योगेश चंद्र और सचिन सान्याल, इनके नाम याद रखिए।